हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर 4 दैट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किंगडम तो आप समझते ही हैं, एक राज्य, ठीक है। एक किंगडम का एक राजा होता है, एक किंग होता है। एंड ये किंगडम कैसा है? ऑफ फूल्स। फूल्स मतलब आप समझते हैं बेवकूफ लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं होता क्या है इस किंगडम ऑफ फूल्स में। कि यहाँ का जो किंग एंड द मिनिस्टर, जो राजा और उसका मंत्री होता है, दे बोथ वर इडियट्स। दोनों ही बेवकूफ नलायक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए थे अपने किंगडम को रन करने में। मींस दे वांटेड टू रन देयर किंगडम डिफरेंटली फ्रॉम अदर किंगडम्स, ठीक है। वो दूसरे तरीके से अपने राज्य को चलाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने नाइट को चेंज कर दिया डे में, एंड डे को चेंज कर दिया नाइट में, वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब कि अब से लोग दिन में सोएंगे और रात को जग के काम करेंगे। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि हर एक चीज का प्राइस जो है वो सेम रहेगा। एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। चाहे आप कुछ भी ले लो, ठीक है, जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लो, हर एक चीज का प्राइस जो है दैट इज सेम। ओके, तो अब होता क्या है कि ऐसे किंगडम में एक दिन अ गुरु एंड अ डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। तो वो शहर में पहुंचते हैं। ओके, एंड वो देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। ओके, तो पूरे दिन वो जब भरी दोपहर वो पहुंचते हैं उस किंगडम में, एंड सभी सो रहे हैं वहां पे। एंड अब वो बड़े भूखे भी हो जाते हैं। बट रात के वक्त दुकानें जो है वो खुलने लगती हैं। एंड जब वो कुछ चीज परचेज करते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो हर एक चीज का प्राइस क्या है, सेम है। तो गुरु समझ जाता है, क्योंकि गुरु वाइज होता है ना, समझदार होता है। गुरु समझ जाता है कि ये किंगडम हमारे रहने लायक नहीं है। तो गुरु डिसाइड कर लेता है कि ही वुड नॉट स्टे देयर, कि वो वहां नहीं रुकेंगे। ओके, तो गुरु डिसाइडेड टू लीव द प्लेस बट डिसिपल स्टेड देयर। लेकिन जो उनका चेला था, डिसिपल था, वो अपने गुरु का कहना नहीं मानता, वो वही रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, और सब चीजों का दाम सेम है। ओके, तो इतनी सस्ते में चीज खाने को कहाँ मिलेगी? तो वो अपने गुरु की बात नहीं मानता, और गुरु वहां से चले जाते हैं और उसको वर्ड्स ऑफ विजडम बोल कर जाते हैं कि याद रखना, ये किंगडम ऑफ फूल्स है, तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर में क्या कर दे ये तुम भी नहीं बता सकते। और गुरु वहां से चले जाते हैं। ओके, एंड अब कुछ एक किस्सा होता है इस चैप्टर में। वो क्या है कि एक रात, वन नाइट, अ बर्गलर, बर्गलर हम बोलते हैं चोर को। ओके, अ बर्गलर वाज किल्ड व्हेन अ वॉल फेल ऑन हिम व्हाइल ही वाज स्नीकिंग इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। तो अब एक जो चोर है वो एक बड़े से रिच मर्चेंट के घर जाता है और दीवार में होल करके उसके घर में घुसकर चोरी करने के लिए जाता है। ये उसका मोटिव होता है। एंड अब वो दीवार जो होती है वो वीक होती है, वो उस थीफ के ऊपर जो है वो गिर जाती है, जिसके कारण वो थीफ की जो ऑन द स्पॉट ही वॉज डेड, ठीक है, वो मर जाता है। ओके, अब जो उस थीफ का ब्रदर है, हिज ब्रदर, मतलब यहाँ पर कौन है? थीफ्स ब्रदर। ठीक है, किसके ब्रदर की बात हो रही है? थीफ के ब्रदर की बात हो रही है। कि अब वो जो थीफ का ब्रदर है वो रिच मर्चेंट को ब्लेम करता है। वो राजा के पास चला जाता है और बोलता है कि ये रिच मर्चेंट है जिम्मेवार मेरी भाई की मौत का। क्यों? क्योंकि इसने जो है, जो वॉल है वो बहुत वीक बनवाई, जिसके कारण मेरे ब्रदर की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसको दीवार थोड़ी मजबूत बनवानी चाहिए थी। ओके, तो देखो इस यहीं से पता चलता है ना कि कितना क्या है, ये बेवकूफों का राज्य है। कि जहां चोर का भाई कंप्लेंट करने जा रहा है राजा के पास कि मेरी भाई की मौत का जिम्मेवार ये रिच मर्चेंट है। ओके, एंड अब रिच मर्चेंट आगे ब्लेम करता है ब्रिकलेयर को। ब्रिकलेयर मतलब जिसने वो दीवार की चुनाई करी, ठीक है, जिसने वो दीवार बनाई। तो वो बोलता है कि मैंने तो ये दीवार बनाई नहीं, ये तो ब्रिकलेयर ने बनाई है, तो उस पर ब्लेम जाना चाहिए। अब ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है। अब ब्रिकलेयर ब्लेम द डांसिंग गर्ल फॉर डिस्ट्रैक्टिंग his mind from work because that whole day she was going up and down with her anklets jingling. ओके, अब ब्रिकलेयर जो है, अब उसके पास अपनी स्टोरी है सुनाने को। वो एक डांसिंग गर्ल को ब्लेम कर देता है और क्या बोलता है कि जिस दिन मैं ये दीवार बना रहा था उस दिन एक डांसिंग गर्ल जिसने पायल डाल रखी थी वो पूरा दिन वहां के चक्कर काटती रही, जिसके कारण मेरा जो माइंड है वो काम पर लग नहीं सका और मैं दीवार जो है मजबूत बना नहीं सका। तो मेरा दोष नहीं है इसमें, सारा दोष किसका है? उस डांसिंग गर्ल का है। ना ही वो चक्कर लगाती, ना ही मेरा दिमाग भटकता, और ना ही ये दीवार कमजोर बनती। ओके, अब डांसिंग गर्ल को भी बुलाया जाता है जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। ओके, अब डांसिंग गर्ल के पास अपनी स्टोरी है सुनाने को। वो किसको ब्लेम करती है? शी ब्लेम द गोल्ड स्मिथ, ठीक है।
तो डांसिंग गर्ल किसको ब्लेम करती है? गोल्डस्मिथ को। हु डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस एंड दस शी हैड टू विजिट हिम मेनी टाइम्स। तो डांसिंग गर्ल क्या कहती है कि मैंने तो गोल्डस्मिथ, समझते हो ना आप, सुनार, ठीक है, ज्वेलर, जिसको हम अपनी ज्वेलरी देते हैं बनाने को, तो मैंने उसको एक ऑर्डर दिया था और उसने मेरा ऑर्डर जो है वो टाइम पर दिया नहीं, मुझे ये कहता रहा कि कभी अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं चक्कर काटती रही। अगर वो मुझे टाइम से मेरी ज्वेलरी बनाकर दे देता तो मैं ना ही चक्कर काटती और ना ही ये ब्रिकलेयर मुझे देखता, ना ही इसका ध्यान भटकता और ना ही ये दीवार को कमजोर बनाता। ओके, तो देखिए किस तरीके से सब सब अपना जो ब्लेम है वो एक के बाद एक दूसरे पर डालते जा रहे हैं। ओके, एंड अब ऑब्वियसली आप समझ ही गए, अब गोल्डस्मिथ को बुलाया जाएगा। अब गोल्डस्मिथ के पास अपनी स्टोरी है सुनाने को। अब गोल्डस्मिथ क्या बोलता है? Goldsmith blamed the rich merchant and said he was busy preparing rich merchant's order, due to which he could not deliver the things to the dancing girl in time. Okay, तो अब गोल्डस्मिथ कहता है कि मैं डांसिंग गर्ल का ऑर्डर इसलिए टाइम पर नहीं दे पाया क्योंकि मैं उस वक्त एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उनके घर पर शादी थी और आप जानते हैं कि रिच मर्चेंट जो होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर सब्र तो होता नहीं है। ओके, तो मेरा कसूर नहीं है, वो उस रिच मर्चेंट का कसूर है। अगर वो थोड़ा सा रुक जाता ना तो मैं इस डांसिंग गर्ल का ऑर्डर टाइम पर दे देता, ठीक है, ना ही इसको चक्कर काटने पड़ते और ना ही ये ब्रिकलेयर उसको देखता, ना ही इसका ध्यान भटकता और ना ही दीवार वीक बनती। ओके, तो अब वो रिच मर्चेंट, हु वॉज दिस रिच मर्चेंट? तो वो रिच मर्चेंट कौन था जिसने गोल्डस्मिथ को गहने बनाने को दिए थे? ठीक है, तो ये रिच मर्चेंट कोई और नहीं, दिस वॉज द सेम मर्चेंट द वॉल ऑफ हुज हाउस हैड कोलैप्स्ड। तो ये रिच मर्चेंट वो ही रिच मर्चेंट निकलता है जिसके घर में जो थीफ है घुसता है चोरी करने के लिए। ओके, तो घूम फिराकर सारी कहानी वापस से किसके ऊपर आ जाती है? इस रिच मर्चेंट के ऊपर आ जाती है। ओके, बट अब किंग जो है उसको पता चल जाता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, ये रिच मर्चेंट है। ये रिच मर्चेंट जो है वो किंग से प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आई वॉज नॉट द वन whom यू कैन ब्लेम फॉर दिस फॉल्ट, कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट वॉल वॉज बिल्ड एट माई फादर्स टाइम, ठीक है, इन माई फादर्स टाइम, मेरे फादर के समय में ये दीवार जो थी बनी थी, एंड आई वॉज नॉट द वन हु ऑर्डर्ड द गोल्डस्मिथ फॉर द ज्वेलरी, ठीक है, मैंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर नहीं करा था, दैट वॉज माई फादर, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ऑर्डर किया था, तो आप उनकी सजा मुझे कैसे दे सकते हैं? लेकिन किंग जो है अब क्या अपने मिनिस्टर के साथ सलाह करता है और क्या बोलता है कि नहीं, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो तो तुम ही लोगे, ठीक है, तो अब जैसे तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हैं, इन द सेम मैनर उनके द्वारा जितने भी सिंस, अपराध, क्राइम हुए हैं, उनकी सजा भी तुम्ही को मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब किंग ऑर्डर्ड द रिच मर्चेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एंड स्टेक वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब किंग ने ऑर्डर कर दिया कि इस रिच मर्चेंट को क्या करा जाएगा, सजा सुनाई जाएगी, और उसके लिए स्टेक प्रिपेयर की गई। स्टेक मतलब वही जिस पर फांसी पर लटकाना, कुछ ऐसा समझ लो आप, इंस्ट्रूमेंट है जहां पर सजा दी जाती है लोगों को। ओके, तो अब रिच मर्चेंट वॉज टू थिन दैट ही कुड नॉट फिट द स्टेक। अब हुआ क्या, स्टेक बना दी गई, लेकिन रिच मर्चेंट इतना दुबला पतला था कि वो स्टेक पर पूरा ही नहीं आ पाया, फिट ही नहीं आ पाया। ओके, सो द किंग ऑर्डर टू लुक फॉर अ फैट मैन फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये इतने बेवकूफ हैं, ठीक है, यहाँ का किंग इतना बेवकूफ है, जो रियल अपराधी है वो अगर उस स्टेक पर फिट ना आ पाया तो उसने क्या बोला कि हमें किसी ना किसी को तो पनिश करना है, अब स्टेक को तो बनाया है स्पेशली, तो अब कोई ऐसा इंसान ढूंढ के ले आओ जो आसानी से स्टेक में क्या हो, फिट हो जाए। ओके, एंड उसके जो किंग के जितने भी कोर्टियर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो चले जाते हैं उस फैट मैन को ढूंढने के लिए। एंड अब वो फैट मैन और कोई नहीं, वो इसी गुरु का डिसिपल था। ओके, इसी गुरु का चेला था। क्यों? क्योंकि ये वही रुक गया था ना किंगडम ऑफ फूल्स में, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत सस्ता था, तो ये खा पी कर इतना मोटा हो गया कि अब ये उस स्टेक पर फिट आ सकता था। ओके, तो अब whom the soldiers caught, सोल्जर्स ने किसको पकड़ा? द डिसिपल, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फैट हो गया था, खा खाकर, सस्ता खाना खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। ही प्रेड टू हिज गुरु एंड वाइज गुरु अराइव्ड। अब वो क्या करता है, अब उसको अपने गुरु के वर्ड्स ध्यान में आते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि किंगडम ऑफ फूल्स है,
ये आपके साथ क्या करेंगे फ्यूचर में आप खुद भी नहीं जानते, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसी सजा दी जा रही है जो अपराध उसने किया भी नहीं है। ओके, तो अब वो अपने गुरु को याद करता है एंड गुरु हैड मैजिकल पास, गुरु के पास मैजिकल पास है, वो अपनी विजन में सब कुछ देख लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो अब गुरु जो है वहां पर अपीयर हो जाते हैं। ओके, एंड हाउ डिड गुरु गेट रिड ऑफ फुलिश किंग? अब गुरु जो है वो फुलिश किंग से कैसे छुटकारा पाएंगे? तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, द गुरु befooled the king and he convinced the king that the person to die first at the stake of the god of justice would be reborn as future king। तो अब जो गुरु जो है वो वहां पर कुछ खेल रचाते हैं, वो जाकर अपने डिसिपल के कान में कुछ फुसफुसाते हैं एंड उसके बाद वो राजा से पूछते हैं कि बताओ कौन बड़ा, गुरु या चेला? तो ऑब्वियसली राजा बोलता है कि गुरु बड़ा। तो अब गुरु बोलते हैं कि फिर मुझे पहले फांसी पे लटकाया जाए, मुझे पहले पनिश किया जाए। लेकिन वहां डिसिपल समझ जाता है कि गुरु क्या चाल खेल रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं राजा पहले मुझे, आप मुझे पकड़ के लेकर आए हैं तो पहले आप किसको चढ़ाएंगे फांसी पर? मुझे चढ़ाएंगे। गुरु कहता है नहीं मुझे। अब राजा को लगता है कि इसमें तो कोई रहस्य है, ये क्यों पहले मरना चाहते हैं? तो वो गुरु से पूछते हैं कि क्या ऐसा हम इसको तो इसलिए पकड़ के लेके आए क्योंकि ये स्टेक पर फिट आ रहा है, लेकिन आपको तो हमने बोला ही नहीं, आप क्यों पहले मरना चाहते हैं? तो अब यहाँ पर गुरु अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कुछ एक स्टोरी सी बना देते हैं और क्या बोलते हैं कि जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है। ओके, एंड जो भी इस स्टेक पर सबसे पहले मरेगा वो इस राज्य का फ्यूचर किंग की तरह रीबॉर्न होगा, पैदा होगा, और जो सेकंड जाएगा इस स्टेक पर मरने के लिए वो उसका मिनिस्टर बनेगा इस राज्य का। ओके, अब the foolish king believed this and readily agreed to die at the stake because he did not want his kingdom to pass on to someone's hand in the next round of life। तो अब जो फुलिश किंग इतना बेवकूफ है कि ये गुरु की बात पर विश्वास कर लेता है और ये अपना राज्य अगले राउंड ऑफ लाइफ में, मतलब कि अगले जन्म में किसी और के हाथ में जाने नहीं देना चाहता। तो इसको लगता है कि इन्हें क्यों अपना किंगडम का फ्यूचर किंग या मिनिस्टर बनने दिया जाए, तो क्यों ना खुद ही पहले चले जाते हैं, मर जाते हैं और रीबॉर्न हो जाते हैं एज द फ्यूचर किंग एंड मिनिस्टर ऑफ आर दिस किंगडम। ओके, तो इस तरीके से जो गुरु हैं वो फुलिश किंग से छुटकारा पा लेते हैं। ओके, तो वो दोनों किंग एंड मिनिस्टर खुद जाकर मर जाते हैं। जब उनकी बॉडीज को थ्रो किया जाता है तो वहां के जो लोग हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारा किंग और मिनिस्टर है। तो अब दे ऑल वर वेरी वरिड कि अब उनका राज्य किस तरीके से चलेगा। तो वो देखते हैं कि गुरु एंड डिसिपल वहां से निकल रहे हैं एंड वो उनको प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस किंगडम के राजा और मंत्री बन जाइए। ठीक है, डिसिपल को मनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु ने थोड़ा सा उनको परसुएड करने में टाइम लगा, मनाने में टाइम लगा, लेकिन गुरु ने बोला कि एक शर्त पे मैं बनूंगा इस किंगडम का किंग, जब आपके जो पुराने सारे लॉज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। पुराने लॉज कौन से? मतलब कि जो नाइट था, जो डे में कन्वर्ट था, अब दिन दिन ही रहेगा और रात रात ही रहेगी और किसी भी चीज का प्राइस सेम नहीं होगा। और सभी लोग जो है वो अग्री कर जाते हैं एंड इस तरीके से जो गुरु है वो उस किंगडम के किंग बन जाते हैं और जो डिसिपल है वो इस किंगडम का मिनिस्टर बन जाता है। एंड दिस इज हाउ द होल स्टोरी एंडेड। ओके, तो इस तरीके से सारी स्टोरी जो है का अंत हो जाता है। सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये जो चैप्टर है बहुत इजीली समझ आ गया है, कोई डाउट आपका नहीं रह गया है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।